नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं विनोद सेन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं आर्ट्स में हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे। काव्य शास्त्र जो एक विषय है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे 12वीं क्लास की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी अपना महत्व रखता है। काव्य शास्त्र जो टॉपिक है यह 12वीं क्लास में 16 नंबर का है। इसमें से 16 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अमूमन यदि देखा जाए तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन 12वीं क्लास में कुछ सीमित टॉपिकों को ही समाहित किया गया है सरकार के द्वारा। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे काफ़ी कठिन भी माना जाता है, लेकिन आज हम उसे सरलतम रूप में समझने का प्रयास करेंगे और जहाँ तक मैं मानता हूँ हम उसे सरलतम रूप में समझ भी लेंगे। उस टॉपिक का नाम है छंद। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि विद्यार्थियों के लिए छंद नामक जो टॉपिक है ये काफ़ी कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें गणों का निर्धारण, मात्राओं का निर्धारण और कई सारी कठिनाइयाँ होती हैं। इस वजह से छात्र इससे दूर भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज हम इसे बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमें किसी भी परीक्षा में ज़्यादा कठिन परिभाषाओं पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल से सिंपल परिभाषा हमें याद करनी चाहिए ताकि हमें परीक्षा में किसी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं हो, घबराहट नहीं हो और हम ठीक प्रकार से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे सकें। इसलिए आपको बिल्कुल सीधे से सीधी और सरल से सरल परिभाषाओं को याद करना चाहिए और उन्हीं सरल परिभाषाओं के साथ आज इस टॉपिक को मैं यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो सबसे पहले इस छंद टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। ये छंद नामक जो टॉपिक है, छंद क्या यूँ कहें काव्य शास्त्र। ये पूरा काव्य शास्त्र हमारा संस्कृत से लिया गया है। पूरा का पूरा काव्य शास्त्र हमारे संस्कृत भाषा का टॉपिक माना जाता है और वहीं से उठाकर सीधा इसको हिंदी में जोड़ दिया गया है। इसलिए इस पूरे टॉपिक में जो लक्षण हैं वो सारे संस्कृत के अकॉर्डिंग ही प्रयोग में लिए जाते हैं। बाकी जो उदाहरण हैं वो हिंदी भाषा के प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे छंद की। जो छंद है ये काफ़ी कठिन टॉपिक माना जाता है, लेकिन इसे बहुत सरल तरीके से आज हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो छंद है ये संस्कृत की एक धातु होती है। संस्कृत की धातु है चद। संस्कृत भाषा की एक धातु है चद। उस चद धातु से निर्मित हुआ है छंद। इस छंद का शाब्दिक अर्थ, यदि छंद के शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना, आह्लादित करना, या यूँ कहें प्रसन्न करना, एक ही बात है। अर्थात एक ऐसी रचना जिसे पढ़कर या सुनकर पाठक अथवा श्रोता का चित्त और हृदय, चित्त और मन दोनों प्रसन्न हो जाए, झूम उठे, द्रवित हो जाए, ऐसी रचना को छंदबद्ध रचना या छंद कहा जाता है। अब ये संस्कृत की विधा है। तो प्राचीन समय में एक ऋषि हुए थे जिनका नाम था आचार्य पिंगल। संस्कृत में उन्हीं आचार्य पिंगल के द्वारा काव्य शास्त्र के नियम बनाए गए थे। इसीलिए छंद को पिंगल भी कहा जाता है, या इसको पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी परिभाषा की। तो परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं।
कुछ कठिन परिभाषाएं हैं, कुछ सरल परिभाषाएं हैं, लेकिन हमें बिल्कुल सरलतम परिभाषा याद करनी है ताकि हमें परीक्षा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि कुछ कठिन परिभाषा भी है, जैसे एक परिभाषा मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी रचना, इसकी एक कठिन परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो एक ऐसी रचना जिसमें मात्राओं और गणों की विशेष व्यवस्था या गणना की जाती है तथा जो संगीत के नियमों के अनुसार लय और ताल से बंधी हो उसे छंद कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि ये परिभाषा है, ये काफ़ी बड़ी परिभाषा है, कठिन परिभाषा है और इस परिभाषा को याद करने में आपको काफ़ी असुविधा भी होगी। इसकी एक सरल परिभाषा मैं आपको अभी बताऊंगा जो काफ़ी सरल है और आपको याद करने में भी आसानी होगी। जैसा कि इस परिभाषा के बारे में हम बात करें, एक ऐसी रचना, कोई भी कविता, कोई भी पद जिसमें मात्राओं और गणों की विशेष व्यवस्था हो, या यूँ कहें कि मात्राओं और गणों की गणना की जाए तथा वह रचना संगीत के नियमों के अनुसार लय और ताल से बंधी हुई हो, उसको छंद कहते हैं। यदि इसकी एक सामान्य सरल बिल्कुल साधारण परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो वह परिभाषा होगी, अथवा करके हम लिख देते हैं, जो आपको याद करने में भी बड़ी आसानी होगी और जहां तक मैं मानता हूं आपको ये परिभाषा ही याद करनी चाहिए जिसको मैं अब लिख रहा हूं। देखिए क्या परिभाषा है। यति, गति और तुक से बंधी रचना यति, गति और तुक से बंधी रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। यति, गति और तुक से बंधी हुई रचना छंद कहलाती है। जहाँ तक मैं मानता हूँ आपको किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। हम एक बार फिर से इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कोई असुविधा यदि हुई हो तो आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं छंद की। ये काव्यशास्त्र का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस छंद नामक टॉपिक में से आपके 12वीं क्लास में 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इसमें से 6 नंबर के प्रश्न आते ही हैं, अतः आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और लगातार इसका अभ्यास आपको करना चाहिए ताकि ये आपके लिए बड़ा ही एक आसान विषय बन जाए। तो छंद जो है वो हमारे, छंद क्या कहें, पूरा काव्यशास्त्र ही हमारा संस्कृत भाषा से लिया गया है। छंद जो है वो संस्कृत की छद धातु से निर्मित है। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना या प्रसन्न करना, अर्थात एक ऐसी रचना जो पाठक या श्रोता के चित्त या मन को द्रवित कर दे, आह्लादित कर दे, प्रसन्न कर दे, जिसको सुनकर पढ़कर पाठक या श्रोता का मन झूम उठे, नाचने लगे, उसे छंद से युक्त रचना या छंद कहते हैं। इसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो एक कठिन परिभाषा है, एक सरल परिभाषा है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको सरल परिभाषा है उसी को ध्यान में रखते हुए इसको याद करना चाहिए। और सरल परिभाषा है यति, गति और तुक से बंधी रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मात्राओं की, लेकिन मात्राओं से पहले उसमें सारी ही चीज़ें आपकी आ जाएंगी। मैं बात करता हूँ छंद के अंग।
सामान्य तौर पर छंद के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो छंद के अंग, देखिए विद्यार्थियों, सामान्य तौर पर छंद के 4 अंग माने गए हैं, लेकिन 3 अंग और इसमें समाहित कर दिए गए हैं। अतः छंद के आमतौर पर 7 अंग माने गए हैं, जिनका उल्लेख अभी मैं आपके सामने कर रहा हूं। इसमें सबसे पहला आएगा हमारा वर्ण, अगला आता है हमारा मात्रा, अगला आएगा हमारा यति, गति, तुक, चरण और गण। आमतौर पर ये छंद के अंग माने गए हैं। वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, चरण और गण, इनमें ये छंद के अंग हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं हम वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं? तो बिल्कुल सामान्य है, आप पढ़ते आ रहे हैं। वर्ण किसे कहते हैं आप जानते हैं कि किसी एक इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की यदि हम परिभाषा की बात करें तो किसी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वैसे सामान्य तौर पर हम वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे विच्छेदित नहीं किया जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। लेकिन ये काव्यशास्त्र है, इसमें वो वाली परिभाषा है वो यहाँ पर थोड़ा सा लागू नहीं होती है। यहाँ पर हम सामान्य तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि सामान्य तौर पर ए, आ, के, चे, छे, जे, कुछ भी जो भी हम वर्ण लिखेंगे ये सब वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की सामान्य परिभाषा क्या हुई? किसी इकाई को, एक इकाई, एक डिजिट क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। इन छंद के अंगों का छंद के अध्ययन के दौरान बड़ा ही महत्व है। यदि हमको इनके बारे में सामान्य जानकारी नहीं है तो छंद का अध्ययन करना या छंद का निर्धारण करना हमारे लिए काफ़ी टिपिकल, काफ़ी कठिन हो जाता है। बात करते हैं हम मात्रा की। वर्ण की परिभाषा हमने पढ़ ली है कि किसी इकाई को वर्ण कहा जाता है। अब कोई सी भी इकाई हम यहाँ पर लिख दें, वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। आगे बात करते हैं हम मात्रा की। मात्रा किसे कहते हैं? तो देखिए, बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है। किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय या काल मात्रा कहलाता है। किसी वर्ण के उच्चारण में, किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय या कहें काल क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिंदी में मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। मात्राएं 2 प्रकार की होती है। या यूँ कहें कि मात्राओं के 2 भेद होते हैं, बात वही है। पहली एक होती है ह्रीश्व, जिसे लघु मात्रा भी कहते हैं। ह्रीश्व या लघु मात्रा। और दूसरी होती है दीर्घ अथवा गुरु मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय या काल मात्रा कहलाता है। मात्रा 2 प्रकार की होती है, ह्रीश्व या लघु मात्रा, और दूसरी होती है दीर्घ अथवा गुरु मात्रा। अब बात करते हैं हम ह्रीश्व या लघु मात्रा किसे कहते हैं।
तो इसकी साधारण सी परिभाषा है, वे स्वर या व्यंजन, या यूँ कहें वे ध्वनियाँ, सीधा सा हम कहें वे ध्वनियाँ, स्वर और व्यंजन नहीं कह करके, और स्वर और व्यंजनों को हम एक कॉमन वर्ड में ले लेते हैं ध्वनियाँ। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, अल्प समय लगता है, वे लघु मात्रा कहलाती हैं। अर्थात वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में अल्प समय लगता है, वे लघु मात्राएं कहलाती हैं। और वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में ह्रीश्व या लघु मात्रा से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ या गुरु मात्राएं कहलाती हैं। अर्थात जिन मात्राओं के उच्चारण में अल्प या कम समय लगता है, वे मात्राएं ह्रीश्व या लघु मात्राएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, ए, ई, उ। ठीक इसके बिल्कुल विपरीत होता है दीर्घ या लघु, दीर्घ या गुरु। अर्थात वे मात्राएं जिनके उच्चारण में ह्रीश्व या लघु मात्रा से ठीक दुगना समय लगे, वे दीर्घ या गुरु मात्राएं कहलाती है। अर्थात इसकी परिभाषा की हम बात करें तो वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में दुगना समय लगे, दुगना समय लगे, वे दीर्घ या गुरु मात्राएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग। सामान्य तौर पर हम बात करें तो हमारी हिंदी में, सामान्य हिंदी की यदि हम बात करें तो हिंदी में मात्राएं होती हैं 9 और स्वर होते हैं 11। लेकिन यदि हम काव्यशास्त्र की बात करें तो काव्यशास्त्र में स्वर होते हैं 13, क्योंकि हिंदी के 11 स्वर, इसके साथ ही प्लस में अनुस्वार और विसर्ग, इनको भी काव्यशास्त्र में स्वरों के रूप में शामिल किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि अनुस्वार जो और विसर्ग हैं, ये संस्कृत में स्वरों में काउंट होते हैं, और काव्यशास्त्र है ये संस्कृत का विषय है। इसी वजह से काव्यशास्त्र में छंद जो हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत यदि हम स्वरों की बात करें या मात्राओं की बात करें तो ये कितनी होती हैं? 13 होती हैं, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग है, इसको भी स्वरों या मात्राओं में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से मात्राएं, किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय या काल मात्रा कहलाता है। मात्रा 2 प्रकार की होती है, ह्रीश्व या लघु मात्रा, अर्थात वे मात्राएं या वे वर्ण जिनके उच्चारण में अल्प समय लगे, कम समय लगता है, वे ह्रीश्व मात्रिक या ह्रीश्व मात्रा कहलाते हैं। इनमें ए, ई और छोटा ऊ। साथ ही दूसरा है दीर्घ या गुरु मात्रा, अर्थात वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में ह्रीश्व या लघु मात्रा से दुगना समय लगे, वे दीर्घ मात्रिक स्वर कहलाते, दीर्घ मात्रिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार और विसर्ग। आगे बात करते हैं हम यति। यति का शाब्दिक अर्थ होता है विराम या ठहराव, अर्थात किसी भी रचना को पढ़ते समय जब एक निश्चित स्थान पर अल्प समय के लिए एक ठहराव होता है, उसी को यति कहते हैं। इसका प्रदर्शन, यति का जो प्रदर्शन है वह अल्प विराम या पूर्ण विराम के माध्यम से किया जाता है। अर्थात किसी भी रचना में आपको कहीं पर भी अल्प विराम या पूर्ण विराम मिले और वहाँ पर आप थोड़ा ठहरें, तो वहाँ पर वह छंद की यति कहलाती है। यति का शाब्दिक अर्थ होता है ठहरना या विराम। आगे बात करते हैं हम गति। गति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह या बहाव। जैसा कि हम आमतौर पर जानते हैं, जैसा हम कहते हैं कि हवा बहुत तेज़ गति से चल रही है या घोड़ा बहुत तेज़ गति से दौड़ रहा है। तो गति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह, अर्थात
छंद को जिस लय के साथ पढ़ा जाता है वह छंद की गति कहलाती है। छंद को पढ़ने का जो प्रवाह या लय होती है वह छंद की गति कहलाती है। आगे बात करते हैं हम तुक। तुक किसे कहते हैं? तो आमतौर पर यदि हम बात करें तो जब कोई व्यक्ति किसी बात को कहता है और कुछ व्यक्ति जब उसका समर्थन करते हैं, उसी बात के लिए उसका समर्थन कहते हैं, तो हम कहते हैं ना, कई बार तुक में तुक मिला दी, आप लोगों ने तुक में तुक मिला दी। तो यहाँ पर तुक का जो अर्थ होता है ये वही होता है जैसा हम सामान्य तौर पर जानते हैं। अर्थात किसी छंद में अंत की दो ध्वनियाँ हैं, उनमें जब साम्यता होती है तो वह छंद के अंतर्गत तुक कहलाती है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक है, तो इसमें आपको सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसमें मात्राओं के बारे में पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। यह अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं तुक की। तुक किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया कि किसी भी छंद के दो चरणों में अंतिम जो ध्वनियाँ होती है उनके उच्चारण में जो साम्यता होती है उसी को तुक कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो चटकाए, अंत की जो ध्वनि है उसमें उच्चारण हो रहा है आय, आय की ध्वनि है उसको उच्चरित हो रही है। ठीक यही ध्वनि है नीचे वाले चरण में भी उच्चरित होगी। जैसे टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, आय, इधर काय और इधर आय। अर्थात जब किसी छंद के दो चरणों में अंत की दो ध्वनियों में उच्चारण में जो साम्यता पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। आगे बात करते हैं हम चरण की। सामान्य तौर पर देखा जाए तो कोई भी छंद 4 पंक्तियों का होता है। कुछ छंद 6 पंक्तियों के, 8 पंक्तियों भी होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य जो होते हैं वो 4 पंक्तियों के होते हैं। इन 4 पंक्तियों में जो चतुर्थांश होता है अर्थात जो चौथा अंश होता है वह उस छंद का चरण कहलाता है। जैसे हम इसी उदाहरण की यदि हम बात करें, इस उदाहरण की यदि हम बात करें तो इसमें कंप्लीट देखा जाए तो 2 पंक्तियां हैं। इन 2 पंक्तियों में जहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ है, जैसे इसको हम कॉमा कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं इसको अल्प विराम, और यदि यहाँ इस छंद के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये कहलाएगी छंद की यति, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यति कहाँ होती है? जहाँ पर अल्प विराम और पूर्ण विराम आपको मिले वहाँ पर छंद में यति कहलाती है। यति का अर्थ होता है विराम या ठहरना। तो रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, यहाँ से रहीमन धागा से और प्रेम का यहाँ तक जो मैंने इस छंद को पढ़ा है ये छंद का क्या कहलाता है? गति या प्रवाह कहलाता है। यहाँ पर जो अल्प विराम है ये छंद की यति है, ये गति है, विराम यति है, ये विराम ये भी यति है। ठीक है। चरण यानी ये जो 2 पंक्तियों का जो छंद है, दोहा छंद है, इसमें 4 चरण है। पहला चरण यहाँ से लेकर इस कोमा तक या अल्प विराम तक, दूसरा चरण ये, तीसरा चरण ये और चौथा चरण ये। इसमें 4 चरण होते हैं। तो ये हुआ हमारा चरण। चरण यानी किसी भी छंद की 2 या 4 पंक्तियों का जो चतुर्थांश होता है, चौथा जो अंश होता है, वह छंद का चरण कहलाता है। आगे बात करते हैं हम गण। देखिए सीधी सी बात है, सामान्य तौर पर यदि हम कहें तो गण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है समूह। गण का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। और छंद शास्त्र के अंतर्गत यदि हम देखें तो 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है।
3 वर्णों का समूह। तीन वर्णों का समूह गण कहलाता है। जैसे मैं लिखूं, जैसे कमल, मदन, कुछ भी लिख सकते हैं हम। 3 वर्णों का जो समूह है वह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। अब गणों के बारे में जानकारी करने से ठीक पहले हमें एक सूत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर हम गणों का निर्धारण कर सकते हैं। और उस सूत्र को आचार्य पिंगल के द्वारा तैयार किया गया है, इसलिए उसको पिंगल सूत्र भी कहते हैं। वैसे सामान्य तौर पर इस सूत्र में 10 अक्षर होते हैं, इसीलिए इसे दशाक्षर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, सूत्र के बारे में। जहाँ तक मैं मानता हूँ ये जो मैंने आपको छंद के अंगों के बारे में समझाया है आपके सामान्य तौर पर समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ थोड़ी बहुत ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया तो आप इसको वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। आगे बात करते हैं हम गण के बारे में, लेकिन गण से ठीक पहले हम बात करते हैं छंद शास्त्र का एक सूत्र है, उस सूत्र के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं छंद के सूत्र के बारे में। तो इसका एक सूत्र है, आचार्य पिंगल के द्वारा इजाद किया गया है, इसीलिए उसको पिंगल सूत्र कहते हैं, या फिर उसको दशाक्षर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। दशाक्षर सूत्र हम उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 10 अक्षर होते हैं। सूत्र कौन सा है? देखिए बिल्कुल सामान्य है, सरल है, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन हम 1 2 3 बार इसका रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। देखिए सूत्र के बारे में हम बात करते हैं। सूत्र क्या है? तो सूत्र है ये माता राजभान सलगा, ये सूत्र है। इसमें 10 डिजिट हैं, इसीलिए इसको दशाक्षर सूत्र कहते हैं। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए इसको दशाक्षर सूत्र कहते हैं। ये जो सूत्र है ये हमारे छंद शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, या महत्वपूर्ण सूत्र माना जाता है। इस सूत्र के माध्यम से ही हम छंद के अंतर्गत छंद का निर्धारण करते हैं कि ये कौन सा छंद है। तो आज आपको मैंने छंद के प्रमुख अंगों के बारे में, छंद की परिभाषा के बारे में सामान्य तौर पर जानकारी दी है। जहाँ तक मैं मानता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको बार बार रिपीट करके देखें। निश्चित रूप से कहीं किसी तरह की कोई कठिनाई होगी, कोई समस्या होगी, तो निश्चित रूप से उसका समाधान होगा, आपको सॉल्व होगी। और इस सूत्र की व्याख्या, गणों का निर्धारण, वर्ण रूप, उदाहरण, एग्जाम्पल्स और छंदों के प्रकार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।